अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की लेक्चर सीरीज़ का तीसरा और आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स में हम परसेप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ परसेप्शन, हाउ इट इज़ डेवलप्ड थ्रू परसेप्चुअल प्रोसेस, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। उसके बाद we have discussed the judgmental errors while making judgment about others. Then we have turned in the second lecture to the decision making processes models. In those models we have discussed the rational decision making model followed by bounded rationality, and at the end intuition based decision making. And then we have turned to the common biases or errors encountered by us while making the decisions, which are influencing our decision in a negative way. Now in this last lecture, we are going to discuss that what are the impact of individual differences on our decision making. So first of all those, we are going to discuss the personality based differences. कि किस तरह पर्सनालिटी जो हमारा मेकअप है, हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर डिसीजन मेकिंग। वो लोग जो कॉन्शियसनेस पे हाई होते हैं, वो उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मोस्टली रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वो ड्यूटीफुल होते हैं, सो दे ट्राई their level best to get as much as sensory inputs to put in the sensation process and then attribute meanings to them in a proper way. So वो लोग जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो उसकी जो क्राइटेरिया है वो मेजरेबल क्राइटेरिया लेते हैं। इसीलिए उनमें बहुत कम डिफरेंसेस, उसमें बहुत टू द बेस्ट जो है, जो ऑप्टिमल चॉइसेस हैं, वो बड़े आसानी से वो चूज कर लेते हैं। दूसरे वो लोग जो अचीवमेंट स्ट्राइविंग हैं, जिनके अचीवमेंट नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होती है, सो उनका फोकस ज़्यादातर एंड रिजल्ट पे होता है और वो एंड रिजल्ट पे कोशिश करते हैं कि जो एंड रिजल्ट है दैट शैल बी adequately addressing the problem at hand, so that their achievement drive and their striving for achievement is helping them to get the best optimal solution for them. इसी तरह ड्यूटीफुलनेस विच इज पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो लोग जो कि ड्यूटीफुल होते हैं वो ट्राई टू अडॉप्ट the rational decision making model, if even if they use the intuition or they says कि जी information पूरी नहीं मिल रही, they're still cautious about decision making. So वो कोशिश करते हैं कि जो इतने biases हैं, जितने errors हैं, उनसे कम से कम हमारा वास्तव पड़े इनकाउंटर हो जाए। इसी तरह जिनके सेल्फ एस्टीम हाई होते हैं और जिनके कम होते हैं, अब जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन थे उनके अब बड़े अच्छे डिसीजन मेकिंग होती है, जो अचीवमेंट स्ट्राइविंग है वो भी बड़े, जो अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं वो चाहते हैं कि अच्छे हों, ड्यूटीफुलनेस जिनकी हाई हो वो भी स्मार्ट डिसीजंस की तरफ जाते हैं। बट इफ दीज थिंग्स आर लो इन अ पर्सन, तो फिर इट्स द अदर वे अराउंड, देयर डिसीजन मेकिंग इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द बायसेस एंड द एरर्स वी हैव डिस्कस्ड। इसी तरह सेल्फ एस्टीम जिस बंदे का हाई होता है और वो कहता है कि आई कैन डू दिस वन, वो एक दो बायसेस का शिकार हो सकता है। फॉर एग्जांपल और कॉन्फिडेंस बायस जो है, अगर उसका अपने सेल्फ एस्टीम ओवर एस्टिमेटेड है, एग्जेजरेटेड है, इसी तरह उसकी सेल्फ कोर इवैल्यूएशन अगर एग्जेजरेटेड है और वो उसके वजह से ओवर कॉन्फिडेंस का विक्टिम हो चुका है, सो देन दिस पर्सन may have faulty decision. If this is not the case, तो उसका सेल्फ एस्टीम प्रॉपर है, टू अप टू द डिजायर लेवल है,
इसी तरह उसकी सेल्फ को रिविलेशन तो है, लेकिन वो ज्यादा एग्जेजरेटेड नहीं है. So then they will have a very good solution at hand at the end. So they will be good in decision making, and they will try their level best to overcome the biases and errors in decision making. But those who have low self-esteem and negative self-core evaluation, they will face a lot of difficulty while making decisions. और उनमें से अनसर्टेनिटी होगी, वो एम्बिगुअस होंगे, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्शन के बाद जो है फिर भी उसमें इशू आएगा कि उस पर एतबार करे ना करे. सो इन सारी चीज़ों की वजह से उनके जो डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा फाल्टी हो सकते हैं. Then comes the mental ability, the differences between mental ability a person have. Generally, high level of mental ability are able to process information more quickly, solve problems more accurately, and learn faster. Smart people are just as likely to fall prey of anchoring, overconfident, and escalation of commitment biases. Why? Probably because being smart doesn't alert you to possibility you are too confident and emotionally defensive. वो लोग जो कि मेंटल एबिलिटी जिनकी बहुत अच्छी होती है, वो तो प्रोसेसिंग उनकी बड़ी तेज होती है, उनके साथ इशू ये हो सकता है, they become prey to anchoring or confidence and escalation of commitment biases and errors, because they have been through such things और उन्होंने प्रोसेस किया होता है वो सारी चीजें. प्रोसेस करने के बाद अब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हो जाए और उसकी और एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट हो जाए, सो देन दे मे हैव फॉल्टी डिसीजन. लेकिन अगर वो उस मेंटल एबिलिटी की वजह से और कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है, और वो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू सेंसरी इनपुट्स जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं, so then they will be very nice to have good decisions. At the end they will have very good decisions. जिनकी मेंटल एबिलिटी कमजोर है, जिनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्लो है, उसकी वजह से वो रिसोर्सेज भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके जो इश्यूज हैं डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज्यादा, वो उसमें बायसेस आ सकते हैं, हॉलो इफेक्ट, पिगमेलियन इफेक्ट एंड गोलन इफेक्ट, वो सारी चीजें न्यूरोटिक होते जाते हैं, मेंटल एबिलिटी जिनकी कम हो जाती है. Third comes the gender differences. Usually both are equal while having the decisions, लेकिन stressful situation में जो men है वो become more egocentric and make more risky decision. वो risk averse नहीं होता, risk taker होता है. जबकि on the other hand, women become more empathetic and the decision making improves. वो aggressive decision नहीं लेते, risky decisions नहीं लेते, rather because of their caring behavior, they become more empathetic and didn't take those decisions which involve some risk. They are mostly risk averse. Women spend more time than men analyzing the past, present, and future because they want to see the holistic view. They are more feelings oriented, affect oriented. So that's why they're carrying their because they care more. So they are worried more about the situation and the people's involved. Similarly, women more likely to overanalyze problems before making a decision and rehash a decision once made. They overanalyze because their worriness and their care make them worried about things, and when they are worried about things, they dig in too much into things, and they go to the nitty-gritty of the things, which may make their decision making more lengthy, time consuming, resource consuming, which may have negative consequences. So these things consequentially make it a problem harder to solve, increase greater over past decisions, increase regret over past decision, and increase depression. Because they are too involved in that, they dig into the nitty-gritty of that situation. So when they come up with a solution, it's most of the time the decision is not up to the desired level. So they then feel regret about those decisions, and the regret thing is increasing their depression and anxiety level. Similarly, women are nearly twice as likely as men to develop depression, but why women deliberate more than women is not clear. Because women are more caring and worrying about things, so that make them more depressed
twicely, as much as twicely of a men, because they are more worried about. But the real cause is not known to the researcher and to the OB practitioner till now. Gender differences seems to listen with age. When men and women grow, तो वो जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं वो सारी चीजें, तो उनकी जो डिफरेंसेस है वो तकरीबन निग्लेजिबल लेवल तक आ जाते हैं। कल्चर डिफरेंसेस का क्या इम्पैक्ट है डिसीजन मेकिंग पे? The rational mind man no acknowledgement of cultural differences, nor does most of the OB research on decision making, because rational में तो हमने देखा था 7 steps है, irrespective कि आप किस culture से, किस आप एशियन है, आप वेस्टर्न कल्चर से कोई ताल्लुक है, आप स्कैंडिनेवियन के है, irrespective of those facts, you have to gone through those 7 steps and you have to take decision accordingly. So most research जो है वो culture basis पे नहीं है, but there are differences on steps involved in rational model. Culture differs because some goes for more details. For example, culture differ in time orientation, the value for rationality, belief in the ability of people to solve problem, and preferences for collective decision making. So वो 7 steps जब हम rational decision making model तो कहता है कि we have no emotion involved in that, लेकिन वो 7 decision making में जब हम टाइम को देखते हैं, टाइम एज को एज रिसोर्स देखते हैं, फिर देखते हैं रैशनैलिटी को कितना वैल्यू करते हैं लोग, फिर ये भी देखते हैं कि जी द एबिलिटी ऑफ पीपल, जहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम एज अ ओवरऑल नेचर, एज अ ओवरऑल कल्चर जो है वो लोअर सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हो, सो दैट विल डाउट द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम, एंड वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से ज्यादा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे है, तो ग्रुप नॉर्म्स जो है उनके अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इजिप्शियंस मेक डिसीजन at much slower and more deliberate pace than the US counterpart. Why? Because Egyptians are more collectivist. They are didn't value rationality as much as the US counterparts are uh, giving importance to the rationality. So that's why they are more slower. They keep the information, gather the information in more time, and as compared to their US counterpart. Managers in the US are more rational than Iran. Why? Because rationality is important, is given importance. It US and Iran, it is not that much. Where intuitions and the traditions and the collectivist values are more important. So that's why managers at US are more rational than Iran. Thailand and Indonesia accept the situation as they are, because Thailand and Indonesia, their orientation, their uncertainty avoidance and time orientation is different from others. They accept the situation, they become uh, free to state of a status quo. They are okay with the status quo, but they didn't want to change it rapidly. So they are okay with those situations. So इसीलिए वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग जल्दी में नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने में और उस चीज़ को देखने में. इसी तरह जापानीज CEOs makes an important decision that collect a large amount of information to use in consensus forming group decisions. Why? Because Japanese culture is giving more importance to collective wisdom, to their tradition.